कई सालों पहले केशवपुर नाम के कस्बे में एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। काफी लंबे समय से शारदा उस अनाथ आश्रम को चला रही थी। उस अनाथ आश्रम के लोगों को शारदा एक दिन कहती है, इस अनाथ आश्रम ने अब तक हमें छाया दिया है, आश्रय दिया है। एक ही छत के नीचे हम एक साथ रहते हैं। एक तरह से इस अनाथ आश्रम ने हमें बचाया है। इसने हमारी बहुत देखभाल की है। अब हमारी जिम्मेदारी है इस अनाथ आश्रम को बचा के रखना। हाँ शारदा बहन, अब आश्रम पुराना हो गया है। थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी गिरता है। इतना ही नहीं, जगह जगह से ये टूट के नीचे गिरने लगा है। इसीलिए तो मैं कहना चाहती हूँ, हमारे अनाथ आश्रम का पुनर्निर्माण हमें ही करना होगा। इसके लिए लगभग 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। हमें ऐसा किसी इंसान को ढूंढना होगा जो ज्यादा से ज्यादा रकम हमें दान कर सके। ठीक है माँ, मैं कुछ लोगों को लेकर पूर्व दिशा की ओर जाता हूँ। रघुपति अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पश्चिम की ओर चला जाएगा। इस तरह हम दान मांगेंगे। अमीर लोगों का दिल अच्छा होता है। हाँ भैया, हो सकता है अमीर इंसान कुछ दान दक्षिणा कर दे इसके पुनर्निर्माण के लिए। इस तरह अनाथ आश्रम के सभी लोग डोनेशन मांगने के लिए निकल जाते हैं। पर शारदा एक बोर्ड में लिख देती है, जो दान कर सकता है वो कृपया दान करे हमारे इस अनाथ आश्रम के लिए, जो कि बिल्कुल टूटने के कगार में है। यहाँ 100 से भी ज्यादा भूखे और बेघर लोग आश्रित हैं। अगर आप दान कर सकते हैं तो कृपया यहाँ आकर दान करें। इस तरह से लिखकर शारदा अनाथ आश्रम के सामने खड़ी हो जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। केशवपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर विलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जितने निवासी थे वो कुछ ना कुछ व्यापार करते थे। पर वहाँ एक गरीब महिला रहती थी, अनामिका। वो मिट्टी के घड़े बनाया करती थी और उसे बेचा करती थी। अनामिका के पति का नाम था रमेश। रमेश मिट्टी के घड़ों को ठेले में रख के उन्हें बेचने के लिए ले जाता था। इस तरह घड़े बेचकर अनामिका और रमेश की जिंदगी कट रही थी। रमेश और अनामिका की शादी के कई साल हो चुके थे, पर उनके कोई बच्चे नहीं थे। कई डॉक्टरों ने कहा कि उन दोनों में कुछ समस्याएं हैं, इसलिए डॉक्टर के दिए गए दवाइयाँ भी उन्होंने खाई, पर उसके बावजूद उन्हें संतान नहीं हुए। इसीलिए जब भी वो किसी बच्चे को देखते थे तो उसे बड़ा लाड प्यार करते थे। देखो अनामिका, ईश्वर हमसे बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए वो हमें संतान सुख नहीं दे रहे हैं। इसमें ईश्वर की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। इसीलिए कोई कुछ कहे तो तुम उसे दिल पे मत लेना, अनसुना कर देना वहीं पे। पर सासू माँ ने हमें इसी वजह से दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो अनामिका, माँ ने जो सोचा वो कर दिया, इसमें हम क्या करें। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को समझाते हैं और काम में लग जाते हैं। इसी तरह चल रहा था। उधर अनाथ आश्रम में बुजुर्ग इंसान जो पूरब की ओर गए थे और रघुपति जो पश्चिम की ओर गए थे, वो थक हार के अब अनाथ आश्रम वापस लौट आते हैं। ताला लगे हुए उस डोनेशन बॉक्स को वो खोलते हैं और उसके अंदर के सारे पैसे गिनने लगते हैं। उसमें बस 10 रुपए कम थे पूरे 5 लाख रुपए होने में। हम कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ दया की भावना लोगों के मन में है ही नहीं। ये सब तो दिखता ही नहीं। उसके बावजूद हम दानियों से दान मांगना नहीं छोड़ सकते। चाहे इस आंदोलन में हम लोगों की जान ही क्यों न चले जाए, पर हमारी अगली पीढ़ी भी हमें क्या खूब याद रखेंगे। शारदा की ऐसी बातें सुन के बुजुर्ग इंसान चिंतित होकर कहते हैं, लेकिन बहन, इस दान के लिए मैं भाग तो लेना चाहता हूँ, पर मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है। अब मैं पैदल दान के लिए नहीं जा सकता। हाँ भैया, आप अपने उम्र से ज्यादा मेहनत की है, आप अब थोड़ा आराम कीजिए। शारदा माँ, मैं बीमार हूँ। मैं तो अपना दिन गिन रहा हूँ, फिर भी आखिरी सांस तक मैं चंदा लेने के लिए जाना चाहता हूँ। शारदा रघुपति को अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो बीच में कहने लगती है, लेकिन आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है ना रघुपति जी। वो सर हिला के हाँ कहते हैं और चुप हो जाते हैं। शारदा सभी लोगों को कमरे में जाके विश्राम करने को कहते हैं, पर वो बोर्ड लेकर वहीं खड़ी रहती है। उस रात शारदा और प्रसाद अपने कमरे में बातचीत कर रहे थे। अजी,
हाल फिलहाल में बेटा और बहू को देखा है क्या? जब तुम उन्हें इतना प्यार करती हो तो उन्हें अलग होने के लिए क्यों कहा? बच्चों के लिए हमेशा बहू मेरे आसपास घूमती थी, माँ माँ कहकर। वो मेरे साथ बेटी की तरह बर्ताव करती थी, मेरे साथ ही सोती थी, समझाती थी कि जाके बेटे के पास रहो, पर वो सुनी नहीं, इसीलिए अलग करना पड़ा। पर पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बेटे और बहू कहाँ चले गए। चिंता मत करो शारदा, एक ना एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। इस तरह वो अपने पत्नी को समझाते हैं। कुछ दिन निकल जाता है। एक दिन अनामिका और उसके पति शहर आते हैं कुछ काम के लिए। बहुत बारिश हो रही थी तो अनाथ आश्रम में वो आश्रय लेते हैं। पर शारदा बारिश, बिजली, तूफान को परवाह ना करते हुए अनाथ आश्रम के सामने बोर्ड लेकर भीगते हुए खड़ी थी। एक बुजुर्ग इंसान से अनामिका को वहाँ की पूरी बात पता चलती है। उस बुजुर्ग इंसान से पता चला अनाथ आश्रम में जगह जगह से पानी चू रहा है। कुछ घंटों के बाद बारिश रुक जाती है। अनामिका शारदा से जाके मिलती है। शारदा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। नमस्ते शारदा जी, मुझे एक बुजुर्ग इंसान से आपके इस अनाथ आश्रम के बारे में पता चला। मैं कुम्हार हूँ, मैं मिट्टी का काम करती हूँ और मिट्टी में ही रहती हूँ। नमस्ते, मतलब तुम मिट्टी का काम करती हो? वैसे भी हमारा कोई संतान नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम मिट्टी से आपका ये अनाथ आश्रम अच्छे से बना सकते हैं। ये सीमेंट और ईंटें से भी ज्यादा मजबूत होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, ये नहीं हिलने वाला। आप मुझ पे विश्वास करके देखिए। शारदा तैयार हो जाती है। चाहे कुछ भी करके हो, कैसे भी हो, वो चाहती थी अनाथ आश्रम एक बार बन जाए। गायों को मिट्टी मिलाने में लगा देता है और फिर उसी मिट्टी से अनामिका उस अनाथ आश्रम को अच्छे से तैयार कर देती है। उसने कमाल का काम किया। अब तुम लोग वो माँ बाप नहीं रहे जिनके बच्चे नहीं है। अब इस अनाथ आश्रम के सभी लोग तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारे जब बच्चे नहीं थे तो अमीर थे, अब इतने बच्चे हो गए कि तुम लोग गरीब हो गए हो। अब से ये अनाथ आश्रम गरीब बहू रानी का मिट्टी का अनाथ आश्रम कहलाएगा। अनामिका और शारदा जब ऐसी बातें कर ही रही थी, अचानक से अनामिका उल्टियाँ करने लगती है। अनामिका को समझ में आ जाता है कि वो अब गर्भवती है। ये बात वो अपने पति रमेश को बताती है। रमेश अपने माँ पिताजी को बताते हैं और तब से वो दंपति भी इसी अनाथ आश्रम में आकर रहने लगते हैं। गाजीपुर गांव में एक सरकारी स्कूल में रघुपति नाम का एक आदमी अटेंडर के रूप में काम करता था और उसी से वो अपनी बेटी अनामिका का देखभाल करता था। साथ ही साथ वो अनामिका का रिश्ता भी देख रहा था ताकि किसी के हाथ उसे सौंप के वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। अनामिका की माँ नहीं थी, इसीलिए वो अपने पिता को अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहती थी और इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी। पिताजी, आप मुझे शादी देकर क्यों भेज देना चाहते हैं? तुम एक लड़की हो और उम्र हो जाने के बाद लड़की अगर माँ बाप के यहाँ रही तो कटु वचन सुनना पड़ता है। मैं एक पिता हूँ। लोग ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि बाप होकर भी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसका मतलब है आप मेरे लिए नहीं जी रहे हैं, आप पूरी दुनिया के लिए जी रहे हैं पापा। वो बात नहीं है बिटिया, अपनी बिटिया के लिए ही मैं जी रहा हूँ। अगर तुम चाहो कि दुनिया कहे कि तुम्हारा पिता शादी देने के लिए असमर्थ है तो तुम रह सकती हो। तुम्हारे पिताजी असमर्थ नहीं है कि तुम्हारी शादी नहीं दे सकते। तुम्हें ससुराल जाना होगा, पति बच्चे के साथ तुम्हें खुशी खुशी जीवन बिताना होगा। ये सब कुछ तुम्हारी माँ स्वर्ग से देखकर बहुत खुश होगी। मैं तो क्या पिताजी, कोई भी लड़की इस दुनिया में अपने पिता योग्य नहीं है ये नहीं कह सकती। मैं शादी करूंगी भी। सुन के खुश हुआ। ऐसा कह के वो अनामिका के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। अनामिका घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, टाइम पास के लिए टीवी देखती थी और कभी कभी किताबें भी पढ़ लिया करती थी। उसी गांव में प्रसाद और शारदा एक दंपति अपने बेटे रमेश के साथ रहने आते हैं और एक घर भाड़ा करके रहने लगते हैं। प्रसाद और रमेश कूली का काम करने चले जाते हैं। शारदा नौकरानी का काम ढूंढते ढूंढते रघुपति के पास जाती है। रघुपति और शारदा दूर रिश्तेदार के भाई बहन थे। जैसे वो एक दूसरे को देखते हैं वो रोने लगते हैं। कैसे हो भैया? मेरी बात बिना सुन के जिसे प्यार करती थी उसके साथ चली गई, अब वही मुंह लेकर यहाँ वापस आई हो। 25 साल हो गए फिर भी आपका गुस्सा कम नहीं हुआ भैया? वो गुस्सा नहीं था, चिंता थी। प्यार करने में दिक्कत नहीं है, ना ही गलती है, पर तुमने तब बताया था जब शादी के मंडप में थी। ये गलत है।
पर अगर पहले बताई होती तो सही इंसान देखकर शादी देते हम। माफ कर दीजिए भैया। आओ आओ बहन, अंदर आओ। ऐसा कह के वो अपनी बहन को अंदर ले जाके सोफे पे बैठाते हैं। अनामिका को बुला के बताते हैं कि ये रिश्ते में बुआ लगती है। अनामिका को देखते ही उसे लगने लगता है कि वो उसे अपनी बहू बना ले। इस बारे में वो रघुपति से बात करती है। रघुपति भी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। फिर रमेश और अनामिका की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। तीसरे ही दिन रघुपति जब बगान के पेड़ों में पानी डाल रहे थे, एक सांप आके रघुपति को डस लेता है। देखते ही देखते रघुपति की जान चली जाती है। अटेंडर की नौकरी रमेश को मिल जाती है, जिस वजह से शारदा और प्रसाद की जिंदगी भीख मांगने के स्तर से लोगों को मदद करने के स्तर पे आ जाती है। इस घर में अनामिका बहू तो बन के आई, साथ ही साथ एक रसोइया और नौकरानी भी बन गई। एक दिन शारदा ताजा ताजा सब्जियां लाने के लिए पैदल बाजार जा रही थी। तभी लौटते वक्त उसे पंडित जी मिलते हैं। शारदा जी, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं क्या बताऊं। क्या बात हो गई पंडित जी? आपके बेटे की शादी हो गई, एक रिश्ता है जो दहेज भी देंगे, क्या कहती हैं आप? जैसे ही पंडित जी दहेज की बात करते हैं, शारदा का चेहरा तो जगमगा उठता है। शादी तो नहीं हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। आप बस रिश्ता तय कीजिए, फिर लड़की को शादी करा के यहाँ भेजिए, तब तक सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। आप कहाँ रहती हैं? पंडित जी, रघुपति का घर किसी से भी पूछिएगा, दिखा देगा। और आप भूलिएगा नहीं, रिश्ता पक्का कीजिए। ठीक है बहन, पर शगुन देना मत भूलिएगा। ऐसा कह के पंडित जी चले जाते हैं। जैसे ही दहेज की बात सुनती है, शारदा मानो की खुशी से घर लौट आती है। घर का सारा काम काज करके थक हार के अनामिका डबल सोफे पे लेटी हुई थी। अब लालची शारदा मनी मन कुछ परिकल्पना करती है और फिर सोचने लगती है। अगर मुझे अमीर बहू चाहिए तो इस कचड़ा बहू को हटाना होगा। ये बात अगर छुपा लूं आज तो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। इसलिए मुझे इसे परेशान करना होगा ताकि ये खुद ही चले जाए। फिर अमीर बहू रानी पैसों का माला पहन के इस घर में आएगी। ऐसा सोच के वो किचन से तेल लाके अपने मुख्य द्वार के सामने उसे गिरा देती है। फिर जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, वो गुस्से से अनामिका के पास जाती है, जो कि सो रही थी, और जाके एक थप्पड़ लगाती है। हड़बड़ा के अनामिका उठ के रोने लगती है। अरे कलमुही, मैंने क्या कमी छोड़ी है तुम्हारे लिए? फिर भी दरवाजे के सामने तेल डाल के मुझे गिरा के मारना चाहती हो? अरे रे नहीं सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? और मैं आपको मारने की क्यों कोशिश करूंगी? और क्या बचा है जायदाद? अगर मैं सांप से कटवा के तुम्हारे पिता को मरवा सकती हूँ तो तुम भी तो दरवाजे के सामने तेल गिरा के मेरी जान लेके जायदाद हड़प सकती हो। ऐसा कहते कहते शारदा अपना जीभ काटती है। अनामिका ये सब सुन के बड़ा आश्चर्य होती है। मतलब आपने सांप से कटवा के मेरे पिताजी की जान ली, वो भी जायदाद के लिए? छी, आपको तो सासू माँ कहने से भी मुझे आज शर्म आ रही है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा कह के वो अनामिका को एक लात मारती है और अनामिका धड़ाम से जाके गिरती है, जिससे अनामिका को बहुत चोट लगती है और अनामिका दर्द के मारे रोने लगती है। फिर गुस्से में तमतमाते हुए शारदा अनामिका के पास आके कहती है, तुम मुझे मारना चाहती हो? अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा कह के शारदा अनामिका के बाल खींचते हुए उसे दरवाजे के पास ले जाती है। तभी अनामिका के पति रमेश घर आते हैं। माँ को पत्नी के बाल खींचते हुए इस तरह बाहर ले आते देख उसे बहुत बुरा लगता है। जल्दी से अनामिका को माँ के हाथों से छुड़ाता है और फिर उसे उठने में मदद करता है। क्या हो गया माँ, तुम अनामिका को इस तरह क्यों मार रही हो? तुम उसकी सास होने से पहले तुम उसकी बुआ हो, कम से कम ये बात तो याद रखो, फिर भी तुम उसे पीटी जा रही हो। इसमें मारना नहीं, उसकी जान ले लेनी चाहिए। वो दरवाजे के सामने तेल गिरा के वो मेरी जान ले लेना चाहती है, समझे? ये कहकर वो दरवाजे के सामने तेल दिखाती है। अनामिका, तुम बेडरूम में जाओ। अनामिका अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। फिर शारदा पूरी कहानी उसे बताती है। अरे माँ, तुमने ये बात उसे क्यों कह दी? क्या उसे पता चल गया कि ससुर जी की जान लेने में मेरा भी हाथ है? नहीं बताया ना? इससे पहले कि वो सब जान जाए हमें उसे मार देना होगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन के शारदा बहुत खुश हो जाती है। आगे हमें पता चलेगा कि इनके हाथों में अनामिका की जान कैसे जाती है।